I hope you are all doing well today. So guys, today in this video we will be discussing about the writing format of line graph. So इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें हमने बेसिक फॉर्मेट जो होता है राइटिंग टास्क का वो डिस्कस किया था. उस बेसिक फॉर्मेट में एक बेसिक फॉर्मेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यूजुअली कम इन राइटिंग टास्क 1, तो वो भी डिस्कस किए थे एंड एक बेसिक फॉर्मेट भी डिस्कस किया था. तो जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि पॉज दिस वीडियो एंड इससे पहले वो वीडियो जाके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लें. आफ्टर दैट इस वीडियो में जो भी कंटेंट आज हम डिस्कस करेंगे इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली बात जो हमें लाइन ग्राफ को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान में रखनी है, that is obviously to follow the format. So how to answer this task is the major question that comes in our mind whenever we get a line graph in our writing task 1. So सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है जो आपको ध्यान में रखनी, that is to introduce the given statement. सबसे पहला पैराग्राफ जो आपको लिखना होगा टास्क 1 में that is of introduction. इंट्रोडक्शन में आपको यूजुअली क्या करना होता है कि आपको जस्ट पैराफ्रेज करना होता है. जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट, उसको आपने पैराफ्रेज करना होता है सबसे पहले पैराग्राफ में. नाउ सेकंड पॉइंट इज यू हैव टू गिव एन ओवरव्यू. तो सेकंड पॉइंट जो आपको सबको ध्यान में रखना है व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ द लाइन ग्राफ, दैट इज आपको ओवरव्यू देना है. बेसिकली ओवरव्यू क्या होता है, इसमें आपको जो एक गिवन टास्क है उसके 2 to 3 मेन सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं एंड यू हैव टू रिपोर्ट देम इन योर ओन लैंग्वेज इन द सेकंड पैराग्राफ दैट इज ऑफ ओवरव्यू. ठीक है, सो इसमें अगर आप कंपैरिजंस बना सकते हो, आप कंपैरिजन जहाँ रेलेवेंट है वहाँ कंपैरिजंस बनाते हुए अपने सेकंड पैराग्राफ लिखना है. एंड आफ्टर दैट the thing you have to do is BP1 and BP2 लिखना है जहाँ पे आपको you have to describe each change in the graph in a separate paragraph. So हमेशा ध्यान रखिए जो ये चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमने 2 BP लिखने हैं या 3 BP लिखने हैं या मतलब हम 1 BP से भी काम चला सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज़ अ बेसिक फॉर्मेट, एक सेट पैटर्न होता है जो आपको फॉलो करना होता है. That set pattern is that कि आपको 2 मेन बॉडी पैराग्राफ लिखने होते हैं, the first BP and the second BP. It will be around 10 to 12 lines. उसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 160 तक वर्ड्स लिखने होते हैं. तो आपके वर्ड्स 150 से क्रॉस होने चाहिए. ये अगर आपके वर्ड्स 149 भी आ जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो पहली कैटेगरी है टास्क चेक होने की, दैट इज टास्क अचीवमेंट, वो इनकम्प्लीट रह जाएगी. तो हमने उसको इनकम्प्लीट नहीं रखना. हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं आपने क्या करना, हमेशा ट्राई करना है कि 160 to 175 वर्ड्स लिखने की. ओके, सो दिस इन द थर्ड पैराग्राफ एंड द फोर्थ पैराग्राफ दैट इज ऑफ BP1 एंड BP2. आपको इसमें जितनी डिटेल्स हो सके और जितनी प्रिसाइसली आप डिटेल्स दे सकते हैं, जितनी क्लियरली आप डिटेल्स दे सकते हैं, आपको वो देनी है विद न्यूमेरिकल डाटा. ठीक है, so next thing that you guys have to keep in mind is that apart from the obvious trends, see some less noticeable features as well. ठीक है, जैसे कि ग्राफ कहाँ शार्पली राइज हो रहा है या कहाँ डिक्लाइन हो रहा है, ये कहाँ ग्राफ जो है वो स्लोली राइज हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, या कई बार जो इनिशियल फिगर्स एंड फाइनल फिगर्स होती है इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है. तो वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि यूजुअली बच्चे जो होते हैं जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो डिस्क्राइब करके आ जाते हैं, तो आप अलग क्या कर रहे हैं. तो हमेशा ध्यान रखिए कुछ आपको एक डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर जो है आपकी क्वेश्चन शीट को देख के, आंसर शीट को देख के एक बहुत खुश हो कि अच्छा इस बच्चे ने कुछ डिफरेंट लिखा है, कुछ बाकी बच्चों से अलग लिखा है. ठीक है, सो फॉर दैट यू हैव टू सी द लेस नोटिसेबल फीचर्स बट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू गाइस हैव टू कीप इन माइंड इज दैट नेवर एवर राइट अ कंक्लूजन इन राइटिंग टास्क 1. हमेशा याद रखिए जब भी राइटिंग टास्क 1 आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको यू आर जस्ट गिवन सम डाटा, उस डाटा को आपको देखते हुए उसको आइडेंटिफाई करना है उसमें से फीचर्स एंड उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आपने इंटरप्रेट करना होता है एंड यू हैव टू समराइज दैट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एसे. ठीक है, सो उसमें हमेशा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वही आप लिखते हैं. तो इसमें आप अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं डाल सकते. ठीक है,
तो हमेशा ध्यान रखिए कंक्लूजन्स हम वहीं लिखते हैं जहाँ पे हमने कोई डिस्कशन की हो, जहाँ पे हमने कोई डिबेट की हो, जहाँ पे हमने अपना पर्सपेक्टिव कोई रखा हो। तो टास्क 1 में हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जो कि यूजुअली हम टास्क 2 में करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी टास्क 1 में कंक्लूजन का पैराग्राफ ऐड ना करें। जो भी हमने थोड़ा बहुत समराइज करना होता है वो हम समराइजेशन सेकंड पैराग्राफ दैट इज ऑफ ओवरव्यू उसमें करते हैं, ना कि लास्ट पैराग्राफ जो कि हम कंक्लूजन का बनाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं करना। देयर विल बी ओनली 4 पैराग्राफ्स इन द राइटिंग टास्क, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो आपको लाइन ग्राफ आए, चाहे वो आपको पाई चार्ट आए, चाहे वो आपको कोई प्रोसेस आए, मैप आए, कुछ भी आए, तब भी आपने हमेशा राइटिंग टास्क 1 में सिर्फ 4 पैराग्राफ्स ही लिखने हैं, ठीक है। सो 4 पैराग्राफ्स ही लिखने हैं, एट द एंड कोई कंक्लूजन नहीं लिखना, क्योंकि हमेशा याद रखिए कंक्लूजन्स दे आर फॉर ओपिनियंस और डिस्कसिव एसेस एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टेड to do that in task 1. Okay, so next thing जो आप सबको ध्यान में रखनी है that is always check your work by proofreading. So by proofreading I mean that जब भी आप एक कंप्लीट ऐसे अपना लिखते हैं तो उसके बाद क्या कीजिए कि हमेशा 2-3 मिनट्स का टाइम स्पेयर करते हुए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका टास्क 1 जो है वो 17 to 18 मिनट्स के बीच ख़त्म हो जाए, ताकि आप जो लास्ट के 2-3 मिनट्स हैं वो जस्ट एक प्रूफ रीडिंग के लिए रखिए। आप अपना ऐसे ही एक बार पूरे फ्लो में पढ़े एंड इस तरह से पढ़े, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कहीं ऐसा कोई एक डाटा दिया है जहाँ पे आपने डिटेल्स नहीं लिखी, या फिर कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपने ग्रामर या और सेंटेंस की मिस्टेक स्पेशली कोई कर दी है, तो वो आप अपने आप वो प्रूफ रीडिंग के बाद आप वो सुधार सकें, ठीक है। सो हमेशा ये 5-6 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखते हुए ही अपना राइटिंग टास्क 1 का लाइन ग्राफ या फिर कोई बाकी ग्राफ्स भी हमेशा इन्हीं पॉइंट्स को नज़रअंदाज रखते हुए ही आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमने इस वीडियो में आज पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब ग्राफ्स, कि कौन कौन सी हम कैसी वोकैब यूज़ कर सकते हैं स्पेशली व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ अ लाइन ग्राफ, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज ऑफ द इंट्रोडक्शन, हमेशा ध्यान रखिए आप कहाँ से बिगिन कर सकते हैं। बिगनिंग जो होगी आपकी जब भी आपने पैराफ्रेजिंग करनी है, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना रही हूँ जिसमें आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी डिफरेंट मेथड्स जिनको यूज़ करते हुए आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, एंड कौन कौन से एक लिंकिंग स्ट्रक्चर या फ्रेजेस होंगे जब भी आप अपन डिटेल्स लिखेंगे BP1 एंड BP2 में, वो लिंकिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो भी आप यूज़ कर सकेंगे उसमें। सो फॉर नाउ हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपने लाइन ग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज ऑफ इंट्रोडक्शन लिखना है, उसकी बिगनिंग हमेशा आप इस हिसाब से कर सकते हैं, द ग्राफ और द टेबल यू कैन से द गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई एम हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, यस, the graph gives information about, or you can say the graph provides information about, yeah, the graph shows, or you can say the graph illustrates, or the graph compares, you can also say the graph explains why, or you can say the graph describes, or when there is a survey in the task 1, you can also write it as the graph draws the conclusion of a survey, लाइक दिस एंड दैट, जो भी आगे आपकी स्टेटमेंट है, देन आप उसको पैराफ्रेजिंग करते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर मैं देखा जाए तो अगर जो आपने इंट्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ लिखना है तो उसकी बिगनिंग हमेशा आप इस तरीके से ही कीजिए, इट लुक्स अट्रैक्टिव कि अच्छा बच्चे को समझ आ गया है पैराग्राफ एंड टास्क बहुत अच्छे से समझ आया एंड वो अब अपनी इंफॉर्मेशन जो है बहुत ईजी दे रहा है, ठीक है। सो हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखते हो, इनमें से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, क्रैप मत करो, हमेशा कोशिश कीजिए जब आप प्रैक्टिस भी करती हैं तो आई वुड सजेस्ट कि हर बार नया वर्ड ना ट्राई करें, क्योंकि एग्जाम में आपने एक बार लिखना है, तो जब प्रैक्टिस भी करते हो तो इतना ध्यान रखो कि आपकी प्रैक्टिस जो हो एक ही पर्टिकुलर वर्ड, और यू कैन से कि इनमें से जो आपको ईजी लगता है वो पॉइंट चूज करते हुए ही प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप एग्जाम में भी करें तो आपको सोचना ना पड़े बार बार कि अच्छा मैं ये भी पॉइंट ऐड कर सकता था, अच्छा मैं वो भी लिख लूँ, मैं वो भी लिख लूँ, तो यूजुअली वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना सोचें एंड करें। सो हमेशा प्रैक्टिस करते हुए ही आप ध्यान रखें कि हमेशा एक वर्ड और एक सेंटेंस जो होगा, एक वे जिसके थ्रू आप इंट्रोडक्शन अपनी शुरू कर सकते हैं, वो एक हमेशा फिक्स रखें ताकि आपको अच्छी तरह प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए उस चीज़ को स्टार्ट करने की, ठीक है। सो
अगर हम एग्जांपल दें तो आप कैसे कह सकते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं नीचे हाईलाइट कर रही हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे अपनी एग्जांपल में, आप कह सकते हो जैसे द लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस हिसाब से आप अगर जो भी ओवर अब इंफॉर्मेशन जो होगी वो ऑब्वियसली हमेशा डिफर करती है, बट जब भी आप लिख सकते हैं तो आप हमेशा ये इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो this was the beginning part. Now we'll see the types of changes जिसमें हम the words जो कि आप overview में भी use कर सकते हैं, as well as जो कि आप अपने जब आप नीचे information दे रहे होंगे, जब आपने details लिखनी है BP1 BP2 में, वो उसमें भी आप ये सारी चीज़ें use कर सकते हैं बहुत easily, ठीक है। So first of all the types of changes that usually come in line graph of task 1 that are यूजली या तो आपको कई बार ना टास्क, जैसे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहला ग्राफ जो दिया हुआ है जहाँ पे लाइन जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो रही है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो जब भी आपको कभी ऐसा ग्राफ है जहाँ पे लाइन जो है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से नाउन्स उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हो गया अ राइज ऑफ, जैसे फर्स्ट लिस्ट जो है आप उसमें देख सकते हैं कि अ राइज ऑफ लिख सकते हैं, एन इंक्रीज लिख सकते हैं, अ ग्रोथ ऑफ लिख सकते हैं, अ पीक लिख सकते हैं, अ सर्ज लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप एक सेंटेंस शुरू कर सकते हैं दैट देयर वाज अ राइज इन द टेम्परेचर, और देयर वाज एन इंक्रीज, या फिर अ ग्रोथ वाज यूजुअली सीन, या फिर आप कह सकते हो देयर वाज द इंफॉर्मेशन गोज अप टू द पीक, और सम पॉइंट इट गोज अप टू द पीक, एंड पीक के आगे आप यूजुअली अपनी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में भी देख सकते हो आप, दिया हुआ है कि राइज ऑफ प्राइसेस। ऐसे ही आप किसी भी तरीके से जैसे अपनी इंफॉर्मेशन दे सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा भी रखना है, बट आप ये सारे वर्ड्स जो होते हैं यूजुअली यूज करके जब भी कभी ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में आए तो आप ये सारे नाउन्स जो होते हैं स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग जो होती है, जब आपका नेक्स्ट ग्राफ इज जब आपकी जो लाइन है वो यूजुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। एक पहला जो हमने किया उसमें सिर्फ अपवर्ड जा रही थी, सेकंड वाले में जब लाइन सिर्फ डाउनवर्ड जा रही है तो उसके लिए आप कौन कौन से नाउन यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं देयर इज अ फॉल इन द इंफॉर्मेशन, या फिर अ डिक्रीज इज सीन, या अ डिक्लाइन इन द इंफॉर्मेशन इज यूजुअली सीन, देयर इज अ डिप इन द इंफॉर्मेशन, ये जो भी है जो आपको डाटा दिया अकॉर्डिंग टू दैट। या फिर एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं देयर इज अ फॉल इन प्राइसेस, ऐसे करके आप हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उस लाइन ग्राफ की जब भी आपकी लाइन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, द थर्ड ग्राफ, जहाँ पे इंफॉर्मेशन कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कि ये वॉलाटाइल है इंफॉर्मेशन, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, समटाइम्स इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड समटाइम इट गोज डाउन। तो जब भी इंफॉर्मेशन कभी ऊपर जा रही हो कभी नीचे हो, जैसे कि आप थर्ड ग्राफ में देख सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं, इनके लिए क्या क्या वर्ड्स क्या क्या स्पेसिफिकली नाउन्स यूज कर सकते हैं, दैट इज देयर आर सम फ्यू फ्लक्चुएशंस दैट आर सीन, और वेरिएशन इज देयर इन द ग्राफ, यू नो, या फिर आप जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं कि अ फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस इज यूजुअली सीन। सो आप इस जगह पॉज भी कर सकते हैं ये वीडियो, एंड इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे भी मैं ये 2-3 लिस्ट हैं नाउन्स की, वर्ब्स की, एडवर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की, वो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो जहाँ आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन या तो आप नोट डाउन कर लें, या फिर आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर इसको मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ये आपकी आपके जो लिखते हैं ना आप, आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसमें थोड़ी वेरिएशंस लेके आती है। तो आप यूजुअली प्लेन इन्फॉर्मेशन ही होती है, लुक्स वाइब्रेंट, पढ़ के भी मज़ा आता है एग्जामिनर कि अच्छा इस बच्चे ने, दिस चाइल्ड हैज़ सम नॉलेज ऑफ द वोकैब। तो जितनी अच्छी वोकैब आप यूज़ करेंगे उतने अच्छे ही नंबर आएंगे। आपका जो आपके 4 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको मार्क किया जाता है व्हेन यू आर गिवन अ स्कोर, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला आपका, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, दैट इज़ योर टास्क अचीवमेंट, सेकंड इज़ योर कोहेजन एंड कोहेसिवनेस, देन थर्ड इज़ योर लिंकिंग फ्रेजेस, एंड फोर्थ इज़ योर ग्रामेटिकल रेंज। तो जो वोकैब है स्पेसिफिकली योर लेक्सिकल रेंज जो होती है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि आपके बैंड 5 से 5.5 एंड 5.5 to 6 और 6.5 और 7 तक कैसे जा सकते हैं। जितनी रिच वोकैब आप यूज़ करेंगे उतने अच्छे ही नंबर आपको एग्जामिनर से मिलेंगे, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम यही ग्राफ दोबारा देखें एंड वी सी द वर्ब्स कि हम कौन कौन से वर्ब जो हैं इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि
जब भी कभी जो इन्फॉर्मेशन, अगेन जब भी कभी आपको एक लाइन ग्राफ आए, जब इन्फॉर्मेशन एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो लाइन, तो उसके लिए क्या क्या वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं, दैट आर लाइक टू राइज, टू इंक्रीज, टू सर्ज, और यू कैन से टू ग्रो और टू पीक, या फिर लार्ज, बहुत ज़्यादा आपको राइज दिख रहा है अगर किसी इन्फॉर्मेशन में, तो आप कह सकते हो टू रॉकेट और टू सोर और टू लीप। सो यूज दीज वर्ब जब भी आप इंफॉर्मेशन अपनी BP1 एंड BP2 में लिख रहे हैं, तो इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ यू टू द एग्जामिनर, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, जहाँ पे इंफॉर्मेशन, जब आपकी लाइन ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो जब भी आपका लाइन जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, तो आप कौन से वर्ब्स यूज कर सकते हो, आप टू फॉल और टू डिक्रीज, टू डिक्लाइन, there is a dip, or you can say to dive, to plunge, और जब or when there is a large fall in the large fall in the information, so you can use the word to plummet, ठीक है। So you can learn these words, memorize these words, and अपने हिसाब से जब आपको लगे कि information इसके अकॉर्डिंग सेट बैठ रही है, तो आप ये वर्ड्स अपने BP1 एंड BP2 में इंफॉर्मेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज, जब भी आपको फ्लक्चुएशंस आए, तो आप उसके लिए क्या क्या वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, दैट आर फर्स्ट इज द टू फ्लक्चुएट और टू वेरी, ठीक है। और भी कुछ होंगे बट यहाँ पे मैंने अभी इतने ही मेंशन किए हैं, तो इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू गाइस, ठीक है। सो ये ध्यान में रखते हुए, तो नेक्स्ट थिंग जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंजेस। अब आपने इंट्रोडक्शन तो कर लिया, आपने देख लिया आप ओवरव्यू में किस हिसाब से कैसे नाउन्स या कैसे वर्ब्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वोकैब यूज़ करके अपना ओवरव्यू अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, एज वेल एज ये सारे वर्ड्स आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, जो डिस्क्रिप्शन में आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं दैट आर एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, तो वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। You can look on your screens and see that what are the adverbs that you can use are, जब भी आपको कोई ग्राफ है जहाँ पे अगेन अगर कोई अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो उसमें उसके लिए आप क्या क्या एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, शॉर्पली, सडनली, रैपिडली, अब्रप्टली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली, मार्केटली और वाइडली। तो ये सारे के सारे जो जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी एडवर्ब्स हैं, ये सारे आप यूज़ करके अपनी डायरेक्शन, अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप रिच बना सकते हैं, वाइब्रेंट बना सकते हैं, ठीक है। सो ताकि एग्जामिनर जो पढ़ता है उसको भी अच्छा लगे आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ के। So you can see an example, जैसे the prices rose sharply, ठीक है, ऐसे करके, या फिर there was a sharp decrease, या the number of cases it suddenly decline, ये ऐसे करके कभी भी आप कोई भी एग्जांपल अपने हिसाब से ये सारे वर्ड्स यूज करके दे सकते हैं, ठीक है। सो आप कह सकते हो, अब जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन है जो कि इतनी ज़्यादा सडन इंक्रीज नहीं हुई, जैसे यहाँ पे क्या था, देयर वाज अ शार्प इंक्रीज, बहुत ज़्यादा सीधी ही लाइन ऊपर जा रही है, बट दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि लाइन जो है वो स्लोली राइज हो रही है, बट जो उसका डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंस, और वो बहुत स्लोली जो है वो राइज हो रही है। तो इस टाइप में जब आप ऐसे लाइन ग्राफ आए जहाँ पे लाइन जो है वो स्लोली इंक्रीज हो रही है, सडन एक राइज नहीं है, वहाँ पे आप क्या क्या एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइटली, जेंटली, ग्रेजुअली, स्टेडिली, मॉडेस्टली और मार्जिनली, ठीक है। सो एग्जाम्पल में कह सकते हैं द प्राइस इज इंक्रीज मॉडेस्टली, द परसेंटेज डिक्रीज जेंटली, या देयर वाज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द इंफॉर्मेशन। कोई भी आपको जैसे भी इंफॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग आप ये सारे एडवर्ब्स जो हैं वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज एडजेक्टिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप कभी भी टास्क अपना डिस्क्रिप्शन जो है लाइन ग्राफ के लिख रहे होंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन कौन से एडजेक्टिव जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल हम ये कैटेगरी भी पूरी कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इन द ऑन योर स्क्रीन्स दैट जब भी लाइन जो भी इंफॉर्मेशन जो होगी लाइन ग्राफ के अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो शार्पली इंक्रीज हो रही है। तो उसके लिए क्या क्या एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं आप सब, शार्प, सडन, रैपिड, अब्रप्ट, ड्रामेटिक, स्टीप, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, मार्क्ड, सब्सटेंशियल, स्पेक्टेकुलर, ये सारे जितने भी हैं वर्ड्स यूज़ करके आप एडजेक्टिव यूज़ करके अपनी डिस्क्रिप्शन जो है अच्छी बना सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे हम देखें, देयर वाज अ कंसिडरेबल ग्रोथ,
ठीक है, ऐसे करके, या फिर देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज, या फिर देयर वाज अ ड्रामेटिक, और यू कैन से अब्रप्ट चेंज, और सडन डिक्रीज और इंक्रीज। इस हिसाब से आप सारे ये सारे एडजेक्टिव्स यूज करके अपना डिस्क्रिप्शन बहुत ईजिली दे सकते हैं, ठीक है। सो हाँ, नेक्स्ट थिंग इज, जब भी इंफॉर्मेशन आपकी स्लोली राइज हो रही हो, ठीक है, ऐसे ही ये तो राइज का है, ऐसे अगर डिक्लाइन का है तो अगेन यही एडजेक्टिव्स एंड यही एडवर्ब्स आपने यूज करते हुए उसको डिक्रीज लिख देना, जहाँ इंक्रीज आएगा वहाँ डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। सो अगर तो डिक्रीज बहुत शार्पली, लाइन अगर बहुत तेजी से नीचे आ रही है, फॉर एग्जाम्पल बहुत स्टीप फॉल है, तो आप उसके लिए ये सारे एडजेक्टिव्स जो होंगे अगेन यूज करेंगे, बस आगे वर्ड जो होगा वो डिक्रीज और डिक्लाइन जैसे मैंने ऊपर कहा वो आप यूज कर सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। सो अगर आपकी स्लोली इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे आप क्या क्या एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि द स्लाइट और द जेंटल, ग्रेजुअल, स्टेडी, कंसिस्टेंट, मॉडेस्ट, मार्जिनल, या फिर अगर मैं एग्जांपल दूँ एक, जैसे कि आ गया देयर वाज अ ग्रेजुअल डिक्रीज, सो ऐसे करके, या देयर वाज अ स्लाइट इंक्रीज, और देयर वाज अ जेंटल डिक्रीज, और देयर वाज अ ग्रेजुअल इंक्रीज। तो इस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज, देयर आर सम यूजफुल phrases that you can use while writing your description, that are, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लिख सकते हैं कि अ स्मॉल फ्रैक्शन और अ स्मॉल नंबर, और यू कैन राइट अ स्मॉल माइनॉरिटी, ठीक है। इस हिसाब से भी आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जब भी आपने कभी डिस्क्रिप्शन लिखनी हो लाइन ग्राफ में, चाहे इंक्रीज है, चाहे डिक्रीज है, चाहे वो फ्लक्चुएट करे, जैसे भी है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं देयर अ लार्ज प्रोपोर्शन, जब भी ज़्यादा हो, या फिर अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, या फिर आप नियरली, जब अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये ध्यान रखें, ये हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन को ना वेरिएशंस लाएगा। जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो कभी भी क्या होता है कि ना रेपिटेशन होने लगती है, लाइंस की बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होने लगती है। BP1 में जिस फ्लो में आप लिख रहे होते हैं उसी को कंटिन्यू करते हो BP2 में भी लिखते हैं, तो जब एग्जामिनर पढ़ने लगते हो तो एक बोर्ड फील करता है, क्योंकि उसमें कुछ वेरिएशंस नहीं है, वो सिंपल बेसिक प्लेन सेंटेंसेस होते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप यूजुअली इस तरीके से लिख सकते हैं, नियरली fifth, or almost 10%, or you can say in the region of 40%, or more than half of the information, or you can say over a quarter, ठीक है, 1/4 जिसको हम कहेंगे, और you can write it as around 2/3 of the information, or more or less than 3/4, or you can say that exactly 10 in number, और approximately a third of the given information। तो ये सारी आप चीज़ें यूज़ करते हुए अपना इंफॉर्मेशन जो है, डिस्क्रिप्शन जो है, वो एक एम्बेलिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज आई हैव सॉल्व्ड अ ग्राफ, फुल फ्लैश ग्राफ। तो आप उसको देख सकते हैं, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट ग्राफ, दैट इज द ग्राफ बिलो शोज हाउ पीपल बाय म्यूजिक। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट। इसके आगे अगेन दैट इज द इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट, वेयर यू कैन सी दैट summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons wherever relevant। तो आपको जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, टास्क 1 की ये जो होती है, ये सेकंड स्टेटमेंट हमेशा फिक्स्ड रहती है। इसमें आपको जो एग्जामिनर होते हैं वो इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि आपने ये जो लाइन ग्राफ है या जो भी टास्क होना है इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। दैट यू हैव टू सेलेक्ट एंड यू हैव टू रिपोर्ट द मेन फीचर्स। हमेशा ध्यान रखिए, आपको छोटी से छोटी डिटेल नहीं देनी है। आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, आपके पास एक लिमिटेड वर्ड लिमिट होती है एंड स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया होता है, तो आपको सिर्फ मेन फीचर्स, आपको कहा जाता है कि आपको मेन फीचर्स देने हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप इसको अगर छोटी से छोटी डिटेल राइटिंग टास्क 1 में बताने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप राइटिंग टास्क 2 का जो टाइम होगा वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आप अगर इंफॉर्मेशन ज़्यादा देंगे टास्क 1 में तो आपकी वर्ड लिमिट विल श्योरली क्रॉस अराउंड 200 और 250 वर्ड्स। बट हमारी वर्ड लिमिट जो टास्क 1 की है दैट इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 160 और 160 और अराउंड 170 वर्ड्स, ठीक है। अगर आपको इसकी आदत है तो अगर एग्जाम में आपके वर्ड्स 10 और 5 और 10 वर्ड्स जो है ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, स्टिल यू विल बी श्योर कि आपके वर्ड्स जो हैं, आपकी मिनिमम लिमिट जो होती है दैट इज 150 वर्ड्स उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए इन छोटे से छोटी चीज़ों का, ठीक है।
नाउ अगर हम ये देखें, अगर इस ग्राफ को देखें जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सीधा, तो क्या है ये परसेंटेज ऑफ टोटल म्यूजिक सेल्स बाय मेथड, डिफरेंट मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स दैट आर गिवन इन दिस ग्राफ। बहुत सिंपल सा ग्राफ लिया मैंने, यूजुअली आपको ज़रूरी नहीं है इतना सिंपल है, हाँ, बट कई बार आपको जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइंस भी हैं या फिर हाइफन लाइंस भी हैं और सिंपल लाइन भी है, वहाँ पे आपको कई बार डबल लाइंस भी आएंगी, कई बार आपको लाइंस आएंगी, बीच में डॉट्स होंगे, कई बार बोल्ड में आती है लाइंस, कई बार डबल आती हैं। तो इस तरीके से कई बार इसमें इस ग्राफ में सिर्फ देयर आर 3 लाइंस, ठीक है, 3 मेथड्स एक्चुअली दैट आर गिवन, दैट आर रिप्रेजेंटेड इन 3 डिफरेंट लाइंस, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि 3 ही आए, कभी 4 भी आएंगी, देयर आर 5 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती है। तो इस तरीके से वेरिएशंस होती रहती है। आपका टास्क 1 कभी भी सिंपल नहीं होता, लाइन ग्राफ आएगा भी तो उसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा डिफरेंट होती है। बट अगर आपको एक सेट पैटर्न बैठ जाए, अगर आप प्रैक्टिस कर लें अगर एक बेसिक लाइन ग्राफ की कि ये इस तरीके से अटेम्प्ट होता है, तो आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। कभी भी कोई भी लाइन ग्राफ आ जाए तो आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर इस लाइन ग्राफ में आए जो कि आपके स्क्रीन पे है, दैट इज इसमें 3 मेथड दिए हुए हैं हमको ऑफ किस किस तरीके से म्यूजिक सेल हुआ, उसके 3 मेथड है। दैट इज फर्स्ट इज स्ट्रीम्स थ्रू डाउनलोड थ्रू सीडी परचेज। तो कितनी स्ट्रीमिंग से आपकी म्यूजिक सेल्स हुई, कितने ज़्यादा डाउनलोड्स हुए, या कितनी ज़्यादा फिजिकल सेल्स हुई जिनको हम कहेंगे कितनी ज़्यादा सीडी जो है वो परचेज हुई, ठीक है। सो अगर हम लाइन में देखे जाए तो हमारे एक्स एक्सिस पे आपको एक परसेंटेज दी हुई है एंड वाई एक्सिस पे आपको इजीली ईयर्स दिए हुए हैं फ्रॉम 2011 टू 2018। यू आर गिवन अराउंड 8 ईयर्स फ्रॉम 2011 टू 2018। इसके दौरान आपको बीच में इंफॉर्मेशन दी है जो कि फ्लक्चुएट करती है, ज़्यादा नहीं कर रही, बेसिक लिया था मैंने ये ग्राफ। मेरे को लगा कि बेसिक अगर आपको ये समझ आ जाए कि इंफॉर्मेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है तो आप आगे भी प्रैक्टिस डिफिकल्ट जो होंगे वो करते रहेंगे और वो ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। सो फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को हम देखते हैं कि हमने अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब आगे आपका बेसिक अगर देखें जिसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लिखना है, दैट इज ऑफ, एज यू कैन सी फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑफ इंट्रोडक्शन। अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे लिख सकते हैं, ओके, तो आप एक बार ना इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। जैसे मैं नीचे जो मेरे सॉल्व क्वेश्चन है, आंसर है जो, उसको मैं पढ़ूंगी तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ कैसे जा रही है, ठीक है। सो फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सिंपली। मैंने क्या किया है, जो भी इंफॉर्मेशन थी, जैसे मैंने आपको बताया कि टास्क 1 जो है लाइन ग्राफ का, उसकी फर्स्ट पैराग्राफ कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट दैट बाय राइटिंग द गिवन लाइन ग्राफ illustrates the trends in music buying habits between 2011 and 2018 via 3 different methods such as streaming, downloading and buying CDs। तो मैंने यहाँ क्या किया, सिंपली मैंने क्या किया, सिर्फ बता दिया एग्जामिनर की जो गिवन लाइन ग्राफ है, जो आपने लाइन ग्राफ दिया है, इट इज इलस्ट्रेटिंग अबाउट द ट्रेंड्स इन म्यूजिक बाइंग हैबिट्स। म्यूजिक बाइंग हैबिट्स की ट्रेंड्स हैं, शो कर रहा है वो लाइन ग्राफ। कहाँ पे, आगे मैंने ईयर बता दिया कि बिटवीन 2011 एंड 2018 है। ये ध्यान रखिए, कई बार ना यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जब पैराफ्रेजिंग स्पेसिफिकली ईयर्स की कर रहे होते हैं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, दे यूजुअली राइट इट एज इन द ईयर 2011 एंड 2018। अब जब आप इस तरीके से पैराफ्रेजिंग करेंगे इन द ईयर 2011 एंड 2018, तो उससे क्या होगा कि यू विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट द 2 स्पेसिफिक ईयर्स, ठीक है। तो ये पैराफ्रेजिंग हमेशा जैसे होता है कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, आपको उसका मीनिंग जो होता है वो चेंज नहीं करना होता। तो जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो कम्प्लीटली उस सेंटेंस का मीनिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप स्पेसिफिकली ईयर्स की पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली उसमें जब आपको मोर देन 5 और 6 ईयर्स दिए हुए हैं और मोर देन 2 और 3 ईयर्स भी दिए हुए हैं, तो आप स्पेसिफिकली लिखेंगे कि, या फिर आप तो पैराफ्रेजिंग करेंगे फ्रॉम द ईयर 2011 टू द ईयर 2018, और यू कैन राइट इट एज फ्रॉम द ईयर 2011 until the year 2018, ठीक है। इस तरीके से ही पैराफ्रेजिंग करेंगे ये, या फिर जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे देख सकते की हुई है, जैसे बिटवीन 2011 एंड 2018। तो इस तरीके से भी आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूजुअली चेंज हो जाता है बट जो मीनिंग होता है वो सेम रहता है, ठीक है।
तो कभी भी ऐसा ना करें इन द ईयर 2011 एंड 18, उससे सिर्फ वो 2 स्पेसिफिक ईयर्स होंगे, वो कंप्लीटली मीनिंग जो होता है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज सेकंड पैराग्राफ, दैट इज ऑफ ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या कर लिखते हैं हम, अब वी कैन इजीली राइट इट एज सेकंड पैराग्राफ दैट इज ओवरव्यू। हम लिख सकते हैं ओवरऑल, स्पेसिफिकली ओवरऑल से शुरू करते हुए हम विद इन 3 to 4 लाइन्स बाय गिविंग 2 to 3 सिग्निफिकेंट फीचर्स हम ओवरव्यू जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं। हमने यहाँ कहानियाँ नहीं लिखनी ओवरव्यू में, हमेशा याद रखिए हमें डिटेल्स नहीं देनी, ठीक है। हमेशा जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो आपने BP1 एंड BP2 में ही देनी है। ओवरव्यू में जस्ट आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है एग्जामिनर को जस्ट एक बेसिक जिस्ट देना होता है, जस्ट एक बेसिकली उसको ब्रीफली समराइज करके आपने ओवरव्यू में प्रेजेंट करना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ओवरव्यू जब भी शुरू करेंगे टास्क 1 का तो हमेशा ओवरऑल से शुरू करें, ताकि जब भी एग्जामिनर पढ़े आपका ये टास्क तो उसको पता चल जाए कि जो सेकंड पैराग्राफ है वो BP1 नहीं है, वो आप ओवरव्यू का लिख रहे हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब भी आप इंट्रोडक्शन के बाद कहीं के बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जब टास्क 1 जो होता है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का डाल देते हैं, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ BP1 एंड BP2 दैट इज ऑफ डिटेल्स, एंड लास्ट पैराग्राफ इज ऑफ ओवरव्यू, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग फॉर्मेट है, जो कि आप नहीं करेंगे। सिंपल फॉर्मेट फॉलो करें, ओवरव्यू लास्ट में लिखेंगे तो अगेन वो कंक्लूजन जो होगा उसको डिफाइन कर दिया जाएगा, बट हमें वो नहीं करना कभी भी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ये टास्क 1 का जो ऐसे होता है, इसमें आप फोर्थ पैराग्राफ जो होता है वो कंक्लूजन का नहीं बनाएंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा एग्जामिनर को क्लियर करें कि आपने सेकंड पैराग्राफ जो है वो ओवरऑल का लिखा है, इसलिए आपने स्पेसिफिकली ओवरव्यू को लिखा, तो आपने ओवरऑल वर्ड से शुरू करोगे तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी सा वर्ड है, आपने जस्ट मेमोराइज इट। तो आगे आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, 2 to 3 मेन फीचर्स जो होंगे वो आप बता देंगे, ठीक है। हाँ, कई बार लाइन ग्राफ में क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर तो सिंपल 3 लाइन्स थी, ठीक है। कई बार आपको लाइन ग्राफ में 6 लाइन्स भी आ जाती हैं, कई बार 5 लाइन्स भी आ जाएंगी, 4 भी आ जाएंगी। तो ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने हर एक लाइन का कोई ना कोई सिग्निफिकेंट फीचर्स जो होता है ओवरव्यू में बताना होता है। अगर आप बेसिकली उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हाईएस्ट है या जो लोएस्ट पॉइंट है या जो मैक्सिमम और जो मिनिमम पॉइंट है वो भी बताते हैं तो दैट इज़ इनफ, क्योंकि आपने वहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने एग्जामिनर को एक हिंट दे दिया होता है, ठीक है। सो जैसे कि आप इस ओवरव्यू में देख सकते हैं, तो अगर इस क्वेश्चन का ओवरव्यू हमने सॉल्व करना दैट इज़ वेरी इजी। आप सिंपली कह सकते हैं ओवरऑल बोथ द डाउनलोड्स एंड द फिजिकल सेल्स ऑफ म्यूजिक दे हैव स्टेडली डिक्लाइंड। अब देख सकते हैं, हम दोबारा जाएं, अगर हम डाउनलोड्स और स्ट्रीम्स की बात करें, हम यहाँ क्या कर रहे हैं किसकी, एक तो फिजिकल डाउनलोड्स एंड फिजिकल सेल्स। फिजिकल सेल्स आर ऑफ CD परचेज, तो डाउनलोड्स एंड फिजिकल परचेजेस दैट इज ऑफ CDs, वो क्या हो रहा है आपका स्टेडीली जो है, आप देख सकते हैं ग्राफ में ये डिक्लाइन हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ओवरव्यू में कि ओवरऑल बोथ द डाउनलोड्स एंड द फिजिकल सेल्स ऑफ म्यूजिक दे हैव स्टेडीली डिक्लाइंड। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, द लैटर हैज प्लम्ड एवर सिंस 2011 while the downturn for the former began in 2014। लैटर कौन सा हो गया, जो बाद वाला, दैट इज ऑफ द फिजिकल सेल्स। फॉरवर कौन सा हो गया, जो आपके डाउनलोड्स हैं। तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो जो आपके डाउनलोड्स हैं इट हैज स्लम्प्ड एवर सिंस 2011, एंड जो आपका जो आपके फिजिकल सेल्स हैं इट हैज, लेटर इज द सेकंड वन, सो आप कह सकते हो जो फिजिकल सेल्स हैं इट हैज स्लम्प्ड एवर सिंस 2011, एंड जो आपका डाउनलोड्स है इट हैज बिगन, इसका डाउन टर्न स्टार्ट हुआ इन 2014, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप थर्ड पॉइंट के बारे में बता सकते हैं दैट इज ऑफ स्ट्रीमिंग। उसमें आप सिंपली लिख सकते हैं कि हाउएवर देयर हैज बीन अ शार्प राइज इन पीपल स्ट्रीमिंग म्यूजिक सिंस 2013। ओके, यहाँ पे यूजुअली मैं बच्चों को मना करती हूँ कि ओवरव्यू में जो आपके ईयर्स हैं वो मेंशन ना करें, ठीक है। वो स्पेसिफिकली इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन और भी दी हो, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं दी हुई, बहुत स्पेसिफिक है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी नहीं है जहाँ पे हम फॉर्मर ईयर एंड द लेटर ईयर की बात करें। तो इसलिए हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ा किस ईयर में जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था या किस ईयर में इंक्रीज जो थी, सडन इंक्रीज जो थी वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। So coming on to the next paragraph, that is third paragraph जो होता है आपका BP1 is short for
मेन बॉडी पैराग्राफ 1। मेन बॉडी पैराग्राफ होता है, इसको हम शॉर्ट में BP1 कहते हैं, दैट इज बॉडी पैराग्राफ 1। ये पहला पैराग्राफ होता है जहाँ पे आपने डिटेल्स बतानी होती हैं, ठीक है। सो अब डिटेल्स बताने में आप सिंपली कह सकते हो कि इन 2011 द मेजॉरिटी ऑफ म्यूजिक सेल्स वर ऑफ CDs एट 55% ऑफ द कंप्लीट सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, म्यूजिक सेल्स जो थी CDs की मैंने स्टार्ट की हैं पहले, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो मैंने लिया 2011, जो फर्स्ट ईयर आपके टास्क में दिया भी हुआ है, 2011 से स्टार्ट किया और मैंने सिंपली बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द म्यूजिक सेल्स जो थी CDs की वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 55% ऑफ द कंप्लीट सेल्स। फिर आगे मैंने लिखा इन कंट्रास्ट स्ट्रीमिंग वॉज नॉट कॉमन एट ऑल विच इज़ एट ओनली 5%। जो स्ट्रीमिंग थी वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी और वो सिर्फ 5% पे ही थी। हमेशा ध्यान रखें आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हो, आपकी ग्रामर जो हो वो बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस्ड एंड एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जब भी आप ऐसी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए आपने ईयर कहाँ मेंशन किया, आपने जो डिटेल्स हैं वो कहाँ मेंशन किया। और हमेशा ध्यान रखिए BP1 एंड BP2 जब भी डिटेल्स देनी है आपने, अगर कोई भी डिटेल है उसके साथ उसकी परसेंटेज, उसका यूनिट जो है ज़रूर मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, परसेंटेज दी थी, तो आपको मैंने स्पेसिफिकली वहाँ हर एक नंबर के आगे परसेंटेज का सिंबल डाला, या फिर आप यू कैन राइट द वर्ड PERCENT। डोंट यूजुअली बच्चे क्या करते हैं 55% इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। आप कभी भी इस तरीके से डिटेल्स मेंशन ही करोगे परसेंटेज की कि 55%, आप हमेशा यही कहोगे, या तो आप 55 के आगे सिंबल डालोगे परसेंट का, या फिर आप लिखोगे कि 55 PERCENT प्रॉपरली। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है आपका वर्ब कहाँ आ रहा है, बीच में सेंटेंस कहाँ पे है, एंड आपका ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, ठीक है। और सो मूविंग फॉरवर्ड आगे आप यू कैन सी दैट although people had started to download music, it only represented 35% of the total sales। दो की जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपने ग्राफ में कि म्यूजिक की जो डाउनलोड था वो स्टार्ट हो चुका था, बट वो सिंपली जो 35% को रिप्रेजेंट कर रहा था ऑफ द टोटल सेल्स। एज द सेल्स ऑफ CD बिगेन टू फॉल, डाउनलोड स्टार्टेड टू राइज। जैसा आप देख सकते हैं अपने ग्राफ में कि जैसे CDs की जो सेल थी वो फॉल होना स्टार्ट हुई, वैसे ही आपकी डाउनलोड्स की सेल्स जो थी वो स्टार्ट हुई राइज होना। तो इट वाज अ वाइस वर्सा, CD फॉल हो रही थी, इसकी सेल फिजिकल परचेज जो थी वो कम हो रही थी, एंड डाउनलोड का जो नंबर था वो इंक्रीज हो रहा था। ओके, देन यू कैन सी दैट दे रोज स्टेडली एंड डाउनलोड्स ओवरटुक फिजिकल सेल्स इन द मिड 2030 at 40%, and the sales of CD dipped to the same and continued to do so till the end of the given year। तो आप देख सकते हो दे रोज स्टेडली, मतलब क्या स्टेडली राइज हुआ, डाउनलोड जो थी वो स्टेडली राइज होती गई, CDs की जो सेल्स थी वो स्टेडली फॉल होती गई। और मिड 2013 में क्या हुआ कि जो डाउनलोड की सेल्स थी वो फिजिकल सेल्स से ज़्यादा हो गई, और कितनी ज़्यादा होगी, 40% पे पहुंच गई वो। तो सेल्स जो थी वो CD की इट डिप्ड टू द सेम एंड कंटिन्यू टू डू सो टिल द एंड ऑफ द गिवन ईयर। जो भी एंड था 2018 वाज द एंड ईयर, तो वहाँ तक वो जो CDs की सेल जो थी वो डिक्रीज होती गई, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज ऑफ BP2, जहाँ पे आपको मेन बॉडी पैराग्राफ, अगेन डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ होगा आपका। तो ये हो गया आपका बॉडी पैराग्राफ 2। अब इसमें आपने क्या करना होता है, जितनी भी रिमेनिंग डिटेल्स है ये सारी की सारी डिटेल्स आप इसमें मेंशन करेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड यू कैन राइट इट एज ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब उसी सेम पीरियड में हम क्या बता रहे हैं कि स्ट्रीमिंग डबल टू 10%, बट देन इट अगेन started to grow more dramatically from the year 2013। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि स्ट्रीमिंग जो थी इट डबल्ड बाय 10% से डबल हुई, एंड देन इट स्टार्टेड टू ग्रो ड्रामेटिकली फ्रॉम द ईयर 2013। वहाँ तक तो 10% से ग्रो हुई थी, उसके बाद 2013 ईयर के बाद ये ड्रामेटिक इंक्रीज जो था एक देखा गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ यू कैन राइट डाउनलोड्स पीक्ड इन 2014। अब हम डाउनलोड्स के बात भी करेंगे कि वो कब तक, कौन सा ऐसा पॉइंट था टाइम का जहाँ पे वो पीक पे गया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे गया, कितने परसेंटेज से गया वो भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। सो डाउनलोड्स पीक्ड इन 2014 एट अबाउट 43%,
of the sales but fell to 30% by the year 2018. डाउनलोड्स पीक दे गए 2014 पे, 43% पे उनका हाईएस्ट पॉइंट था, बट उनकी सेल्स जो थी या जो डाउनलोड थी ये क्या हुआ, फेल होते गए एंड टूवर्ड्स द एंड ईयर 2000 दैट इज 2018 इट फेल टू अराउंड 30%. This was slightly higher than physical or actual physical sales which shrank to 25% in the year 2018. ये जो था slightly higher था than the actual physical sales, जो कि कम हुई, shrank हुई to 25% in the year of 2018. ठीक है. नाउ अगर हम लास्ट पॉइंट अगर स्ट्रीमिंग का देते हुए इस चीज़ को वाइंड अप करेंगे, दैट इज स्ट्रीमिंग ऑन द अदर हैंड ओवरटुक both of them and accounted for just over 40% of sales in the same year. So same year यहाँ क्या है, अगेन आपको 2018 है, तो स्ट्रीमिंग जो था it overtook and it accounted for just over 40% of the sales in the same year. So this was your completely solved line graph. इसके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है. स्क्रीनशॉट्स लेके आप पॉज करके वीडियो बैकवर्ड भी जाके एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लें. उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो टास्क है मैंने सॉल्व किया है. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस. ओके, सो द लास्ट थिंग दैट इज देयर आर फ्यू टिप्स दैट आई हैव इंक्लूडेड इन दिस वीडियो दैट आर, सो फर्स्ट थिंग इज हमेशा ध्यान रखिए, चेंज द वर्ड्स इन द क्वेश्चन टू इंट्रोड्यूस योर आंसर. दैट इज जैसे द ग्राफ शोज, तो आप कह सकते हो द गिवन ग्राफ और द सिंपली द ग्राफ इलस्ट्रेट्स, जैसे कि मैं आप ऊपर भी बता सकती हूँ कौन कौन से नाउन्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप ये यूज़ करके लिख सकते हैं. ठीक है, हमेशा इंट्रोडक्शन जो होगा इस तरीके से अपना आंसर जो है शुरू कीजिए. देन यू कैन say that the second paragraph should give an overview of the main points of the graph. Imagine, for example, just imagine you are describing the results to someone who can see the graph. ठीक है, अगर आप किसी को just imagine जब आप overview लिख रहे हो तो हमेशा याद रखिए, इस तरीके से रखिए कि आपका आप उस रिजल्ट को किसी को बता रहे हो जो कि जिसको उस ग्राफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको आप अगर बिना ग्राफ दिखाए अगर आप सिर्फ ओवरव्यू प्रेजेंट करोगे तो उसके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ग्राफ था इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो थी वो दी हुई थी. ठीक है, इस तरीके से हमेशा ओवरव्यू लिखना है. देन अगेन द फॉलोइंग पैराग्राफ जो हो गए वो आपका मेन पैटर्न्स जो है, मेन ट्रेंड्स जो है लाइन ग्राफ के, वो डिस्क्राइब करने चाहिए. हमेशा रिच वोकैब यूज़ करें. वोकैब कैसे, जैसे कि आपके जैसे स्टेडली डिक्लाइंड और देयर वाज शार्प इंक्रीज, या फिर आप कह सकते हैं लिंकिंग एक्सप्रेशन जैसे लाइक और इन कंट्रास्ट टू मेक, जब भी आपने कंपैरिजंस करना हो तो स्पेसिफिकली आप ये वाले वर्ड्स जो है वो यूज़ करके कंपैरिजंस भी कर सकते हैं. तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक तो पैराफ्रेजिंग का बताऊंगी एंड सेकेंडली कुछ लिंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी मैं डिस्क्राइब करूंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं इन ऑर्डर टू रिच योर वोकैब, कि आप किस तरह से वाइब्रेंट वर्ड्स और अपने एक वाइब्रेंट वोकैब यूज़ कर सकते हैं व्हेन एवर यू आर राइटिंग योर डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट. ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग, द क्वेश्चन आस्क्स यू टू ओनली समराइज द इंफॉर्मेशन. प्लीज़ रिमेंबर दैट, सिर्फ समराइज करना होता है, आपको वहाँ रीजंस नहीं देने, आपको वहाँ नहीं बताना कि ये ट्रेंड्स क्यों हुए थे, या फिर आई कैन से दैट कि कोई भी आपको पर्सनल कभी भी प्रेफरेंसेस यहाँ नहीं देनी है. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, ये सिर्फ आपको एक डाटा दिया होता है, डाटा को आपको इंटरप्रेट करना होता है, आपको समझना होता है, उस डाटा को आपने अपनी लैंग्वेज में मेन फीचर्स को बताते हुए समराइज करना होता है, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वहाँ शेयर करने हैं. ठीक है, सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर टुडे. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ क्लियर हो गया हो कि लाइन ग्राफ जो है टास्क 1 का आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. सो गाइस, आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो. फॉर नाउ, थैंक यू सो मच. टिल देन, टेक केयर.